अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से हैं। मन तो है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं हूं तारिक महमूद। मैं हूं गुलजार हुसैन। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है सुधांशु त्रिवेदी पॉडकास्ट विद सुशांत सिन्हा, राइज ऑफ बीजेपी आरएसएस एंड नरेंद्र मोदी कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। तो देखते हुए वीडियो और अपना एंड पर देंगे। काफी वीडियो लंबी है भाई, वीडियो के पार्ट्स आएंगे तो देख काउंट करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। आज के इस एपिसोड में हम आपको एक जर्नी पे ले जाने वाले हैं। 1985 में शाहबानो केस आता है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट उलट दिया जाता है। कहा जाता है भाई शरिया की मान्यता के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए। नेक्स्ट ईयर 1986 राम मंदिर का मुद्दा आता है। अभी हम बच्चा था, मेरे मन में आता है ये टोटल यू टर्न हो गया। अब कह रहे नहीं नहीं नहीं, वो धार्मिक मान्यता बिल्कुल किनारे। अटल जी कभी लखनऊ यूनिवर्सिटी में आए स्पीच देने के लिए, तो उन्होंने कहा कि भाई नेहरू जी की विदेश नीति समझ ही में नहीं आ रही है। चीन से भी दोस्ती है और तिब्बत से भी दोस्ती है, तो भाई ये नीति क्या है। मजरू सुल्तानपुरी एक आर्टिकल लिखते हैं कि नेहरू की स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग में हिटलर की झलक मिलती है और वो हिटलर के चेले जैसे नजर आते हैं। और 2 साल जेल, बहुत खराब शब्द है, बोलना नहीं चाहिए। हिटलर की मौत मरेगा, मौत के प्रकार बताए जाते हैं। मर जा मोदी, कब्र खुदेगी, मोदी के टुकड़े टुकड़े कर देंगे और जलवाए जलाल से घूमते हैं। कौन हिटलर चाहिए भाई। ये घटना तो शायद बहुत से लोगों को ध्यान होगी। 6 दिसंबर 92 को विवादित ढांचा गिरा, उत्तर प्रदेश की सरकार बर्खास्त कर दी गई। चलिए एक बार हम मान सकते हैं ये हिमाचल, राजस्थान, मध्य प्रदेश क्यों? सिर्फ इसलिए को बीजेपी गवर्नमेंट है, उनका क्या लेना देना था जो कुछ यूपी में घटित हो रहा था। ये हिटलर शाही नहीं थी कि बात तो राह चलते किसी से पूछिए तो कहता था मोदी जी प्रधानमंत्री होने चाहिए। ये क्वालिटी कहां से आती है। हम लोग एक मंदिर में दर्शन करने गए और राजनाथ जी भी थे साथ। मंदिर में दर्शन किया, उसके बाद पुजारी कहता है बस मोदी जी को प्रधानमंत्री डिक्लेयर करा दीजिए। समस्त आसुरी शक्तियों का संहार भारत में उन्हीं के साथ हो सकता है। अगर वाकई में इतने सालों तक संघ को दबाने, नष्ट करने या फिर किसी तरह से बढ़े नहीं इसका प्रयास हुआ, तो संघ इतना बढ़ कैसे पाया, आरएसएस इतना बढ़ कैसे पाया? वामपंथ क्यों अपना महत्व खोता चला गया? जिस दिन मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला, उस दिन 18 मई 2014 को संडे गार्डियन लंदन ने एडिटोरियल लिखा और उसका शीर्षक था कि 16th of May 2014 should be considered as a day in Indian history on which Britishers finally left India। इमाम बुखारी ने कहा था जिस दिन बाबरी ढांचे की एक ईंट हट जाएगी उस दिन ये मुल्क इतने टुकड़ों में तकसीम होगा कि आपके लिए गिनना मुश्किल हो जाएगा। ये 1987 की बोट क्लब की रैली में इमाम बुखारी ने बोला था और उससे घबराए हुए नेतृत्व का कमजोरी तो कहता देखो ये बड़ा है, ये ताकतवर है, मुझे सता रहा है। सिर्फ हम ही दुनिया में ऐसे थे कि हम बड़े और ताकतवर थे और पड़ोस का मुल्क छोटा और कमजोर था और हम कहते थे ये हमको सता रहा है। और इतना ही नहीं कहते, हम देखो आता है मार के चला जाता, हम क्या करें। अब हम जाते हैं, घुस के मार के चले आते हैं। जो स्थान इस शरीर में आत्मा का है वो स्थान पूरी दुनिया में भारत का है। इसीलिए आपने वर्ड गजवाए हिंद सुना होगा। चाहे वो मुगल हो या अंग्रेज हो, भारत का इतिहास, भारत के दुश्मनों का इतिहास पढ़ा है। 2014 का चुनाव जैसे ही समाप्त हुआ उसके बाद राजनाथ जी ने आके मुझे बताया यार मोदी जी तो बहुत गजब है। मैंने सुना है अटल जी भी आपसे सलाह। नमस्कार, टॉप एंगल विद सुशांत सिन्हा के इस खास एपिसोड में आपका एक बार स्वागत है। और टॉप एंगल, जैसे आपको मैं हर बार कहता हूं कि किसी भी विषय को, परिस्थिति को थोड़ा सा ऊपर उठकर देखने का प्रयास, क्योंकि थोड़ा सा ऊपर उठकर देखने पर चीज़ें बहुत वृहद तौर पर नज़र आती हैं और स्पष्ट तौर पर नज़र आती हैं। और आज के इस एपिसोड में हम आपको एक जर्नी पे ले जाने वाले हैं, एक यात्रा पर। और वो यात्रा जो हमारे मेहमान हैं उनके जीवन से जुड़ी भी तो होगी ही, लेकिन भारतीय पॉलिटिक्स जहां आज खड़ी है 2024 में, उसकी एक जर्नी से भी जुड़ी हुई है जिस पर कभी बात नहीं होती। अलग अलग पार्टियां आज जिस मकाम पर हैं, लेफ्ट क्यों इर्रेलेवेंट होता जा रहा है, ये सारी जो जर्नी है भारतीय राजनीति की, आज उस पर भी बात करेंगे और बहुत सारे इंटरेस्टिंग विषय होंगे। और हमारे साथ बहुत ही प्रबुद्ध गेस्ट आज मौजूद हैं, सुधांशु जी। सुधांशु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पिछला आपके साथ मेरा पॉडकास्ट बहुत ही वायरल हुआ था और लोगों ने बहुत पसंद किया और तब से डिमांड आ रही थी कि आपके साथ एक बार चर्चा और हो। तो बहुत सारे लोगों ने कहा था कि आपसे एक बार और चर्चा होनी चाहिए और पिछली बार हमने प्रभु श्री राम पे बड़ी चर्चा की थी। लेकिन आज जिस हम यात्रा की बात कर रहे थे, राजनीति की यात्रा की, उससे पहले आपकी थोड़ी यात्रा सर डिस्कस करना चाहता हूँ। मुझे ये बताइए, आप इंजीनियरिंग करते हैं, पीएचडी करते हैं फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, और उसके बाद आप पॉलिटिक्स में आ जाते हैं। ये पॉलिटिक्स में घुसने का आपका निर्णय कैसे हुआ, क्यों हुआ, कैसे आ गए आप पॉलिटिक्स में? देखिए,
बचपन से मुझे राष्ट्रीय मुद्दे, सामाजिक मुद्दे, सांस्कृतिक मुद्दे, इन सब में रुचि बहुत थी। तो आप ये कह सकते हैं कि पॉलिटिक्स में मेरी रुचि बहुत थी। ठीक है, मेरा मुख्य विषय विज्ञान था और उसमें थोड़ा जिसे कहते हैं फिज़िक्स के जो फंडामेंटल फिज़िक्स के, थ्योरेटिकल फिज़िक्स के जो एलिमेंट होते हैं, जब थोड़ा बड़ा हुआ, मतलब 10th 11th में आने के बाद, उन सब चीज़ों में रुचि थी। साहित्य में भी रुचि थी, बचपन से बहुत साहित्यकार आते थे, उनसे मिलने का अवसर मिला, चूँकि मेरे पिताजी हिस्ट्री के लेक्चरर थे और माताजी हिंदी की थीं। परंतु कोई भी घटना होती थी तो उसके बारे में मेरे मन में जिज्ञासा होती थी। जैसे मैं बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत छोटा था, 1981 की बात है, अनवर सादात इजिप्ट के प्रेसिडेंट थे, उनकी गोली मार के हत्या कर दी गई। बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, सलामी के दौरान गोली मार दी गई थी। बहुत उस समय चर्चा का विषय बना, हम बहुत बच्चे थे। तो मैंने अपने पिताजी से पूछा कि ये क्या मामला है, इतना अखबारों में निकल रहा है, अनवर सादात की हत्या हो गई। तो उन्होंने पूरा बताया कि अरब इसराइल कॉन्फ्लिक्ट है, 4 अरब इसराइल वॉर हो चुके हैं, इसराइल को अरब देश मान्यता नहीं देते थे, इजिप्ट पहला मुस्लिम देश बना जिसने मान्यता दी। और तब आप 11 साल के थे, 70 10 की आपकी पैदाइश है जी। तो 10 साल कुछ समय के। तो आप ये समझिए, अब एक इम्प्रिंट दिमाग में आया। फिर कभी कभी हमें पूछते थे कि ये वीटो पावर क्या होती है। बचपन में बड़ी चर्चा होती थी ना कि साहब सोवियत रूस ने इतनी बार वीटो कर दिया। ये सब आप उस उम्र से पूछ रहे उस हैं? उम्र में तो क्या होता था कि अब ये भी मेरा एक, मैं थोड़ा मानता हूँ कि मेरा भी भाग्य था कि मेरे मदर फादर इतने प्रबुद्ध भी थे कि वो बातें बता भी देते थे। तो इसलिए मैं आज की भी जनरेशन के जो मदर फादर्स हैं, जो हम लोग की जनरेशन के लोग हैं, उनसे मैं कहूँगा कि यू शुड बी वेल इक्विप्ड। बच्चे कई बार बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं और आपको स्वयं भी अध्ययन करके तैयार रहना चाहिए। मतलब मैं इसको कहूँगा, जैसे आज ही किसी से पूछा जाए कि अरब इसराइल कॉन्फ्लिक्ट का पूरा बैकग्राउंड बताएं, तो बहुत सारे माँ बाप को स्वयं ही नहीं पता होगा। बच्चा पूछेगा, अगर आज से पूछे कि इसराइल हमास में लड़ाई हो रही है, तो बहुत से माँ बाप को नहीं पता होगा। जबकि आज बहुत आसान है, गूगल कर आप लेना है। गूगल पे जाएं, 5 मिनट में आपको सारा का सारा पता लग जाएगा। खैर, तो उन चीज़ों से हमारी रुचि बढ़ती चली गई। फिर बहुत से ऐसे मुद्दे आए जो दिमाग को झकझोरने वाले थे छात्र जीवन में। जैसे 1985 में शाहबानो केस आता है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट उलट दिया जाता है और कहा जाता है भाई शरिया की मान्यता के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए, क्योंकि भारत या स्टेट ऑफ इंडिया ये मानता है कि धार्मिक मामले में रत्ती भर भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए और बिल्कुल जो धर्म कहेगा, जो मजहबी मान्यता कहेगी वो होगा, कोर्ट वोट का इसमें हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। ठीक है साहब, इफ दिस इज द एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल देन देयर इज नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट ईयर 1986 राम मंदिर का मुद्दा आता है। अब अचानक, अभी हम बच्चा था, मेरे मन में आता है ये टोटल यू टर्न हो गया। अब कह रहे नहीं नहीं नहीं, वो धार्मिक मान्यता बिल्कुल किनारे, अब तो सबूत चाहिए और पक्का सबूत चाहिए, और ये भी सबूत चाहिए कि कब हुए थे, कहां हुए थे, यहीं पे हुए थे कि नहीं। तो जिसे कहते हैं एक बाल मन में ये फीलिंग आती, ये क्या है राजनीति, मतलब एक तरफ ये पैमाना और दूसरी तरफ ये पैमाना। ऐसी बहुत सी चीजें मन में आई, तो फिर विचार इस तरफ आना शुरू हुआ। यानी आपको पॉलिटिक्स में लाने में कांग्रेस का सो कॉल्ड जो वो सेक्युलरिज्म है उसका भी योगदान है? नहीं, बहुत सी इससे पहले भी हमारी बहुत सी बातें होती थी फादर से। जैसे अब वो बचपन में बताते थे कि अटल जी कभी लखनऊ यूनिवर्सिटी में आए स्पीच देने के लिए, तो उन्होंने कहा कि भाई नेहरू जी की विदेश नीति समझ ही में नहीं आ रही है, चीन से दुश्मनी भी है और चीन से भी दोस्ती है और तिब्बत से भी दोस्ती है, तो भाई ये नीति क्या है, तो हमारी स्पष्ट नीति होनी चाहिए थी कोई। ऐसे बहुत सी बातें, तो बुजुर्गों के मुंह से सब बातें सुनते थे, तो फिर धीरे धीरे मन में बात आती थी कभी। अब जैसे एक छोटी सी घटना बताता हूँ। अब जब राम मंदिर का विषय आया तो मैंने बुजुर्गों के मुंह से सुना ये बात कि 27 दिसंबर 1963 को जब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, तो मुसलमानों की सबसे बड़ी जो पवित्र मस्जिद मानी जाती भारत में, वो हजरत बल कश्मीर में, जहां माना जाता है कि मोहम्मद साहब का बाल रखा हुआ है, इसलिए हजरत बल कहते हैं, इसको मुई मुकद्दस कहते हैं। अब ये खबर उड़ गई 27 दिसंबर 1963 को कि वो बाल जो है वो चोरी हो गया है। पूरे देश में जगह जगह राइट्स हो गए। पुलिस ने कहा नहीं नहीं साहब ऐसा नहीं हुआ, दैट इज बीन एज इट इज। अब उन्होंने कहा साहब शक हो गया है कि ये वही है कि नहीं। सरकार ने कहा कि हम टेस्टिंग करा देंगे, कार्बन डेटिंग करा दें, जो आप कहिए। उन्होंने कहा ना ना ना, इसमें कोई साइंटिफिक कोई बात नहीं चलेगी। ये क्या होगा साहब, वो तो हमारे मौलवी और जो उलेमा इकराम है वो तय करेंगे। ठीक है साहब, सरकार ने चार्टर्ड प्लेन से उनको भेजा और फिर जो भी उन लोगों ने अपना डिसाइड किया कि ये वही है। तो लगा कि भाई एक तरफ आपने ये कहा कि कोई साइंटिफिक नहीं, फिर दूसरी तरफ आप कहेंगे कि साइंटिफिक टेस्टिंग भी नहीं होने देंगे, मतलब खुदाई भी नहीं होने देंगे।
तो ऐसी बहुत सी बातें मन में आई और राजनीतिक विषयों, फिर हम संघ में बहुत सक्रिय हो गए। 10वीं 11वीं में संघ में जाना शुरू हुआ। जब बीटेक में गए तो इस कारण से संघ के विचार की तरफ और रुझान हुआ। फिर वहाँ से संघ में कई पदों पर रहे। फिर जब बीटेक करके वापस निकले तो संघ का विश्व संवाद केंद्र था, जो आज नॉर्मल भाषा में कहेंगे आरएसएस मीडिया सेंटर। तो 2 ही जगह बने थे, दिल्ली में तो ऑब्वियसली एक बनना था, और दूसरा सेंटर लखनऊ में बना था, क्योंकि राम मंदिर का जो केंद्र था उस समय वो व्यवहारिक दृष्टि से लखनऊ था। तो वहाँ पर उसमें इन्वॉल्व हुए। फिर वहीं बाई चांस राजनाथ सिंह जी से भेंट हो गई। वो उस समय कल्याण सिंह सरकार में शिक्षा मंत्री थे, उनसे नज़दीकी बढ़ती चली गई। कई अन्य नेताओं से भी भेंट हुई, मुलाकात हुई। कलराज मिश्रा जी जो आज राजस्थान के गवर्नर हैं, एक ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी थे जिनकी मृत्यु हो गई। कई लोगों से परिचय हुआ। फिर राजनाथ सिंह जी से मेरी निकटता बढ़ती चली गई। उसकी वजह क्या थी कि राजनाथ जी से ज़्यादा क्लोजनेस बढ़ी आपकी? देखिए, कुछ एक तो कारण ये था कि विश्व संवाद केंद्र ग्राउंड फ्लोर पे था और वो मिनिस्टर के रूप में उसी विधायक निवास में 4th फ्लोर पे रहते थे, तो आना जाना सामना होता था। फिर हमारे संघ के एक बड़े प्रचारक थे, उन्होंने भी ले जाके उनसे मिलवाया, और थोड़ा उनका व्यवहार बड़ा मृदु और विनम्र था। अब भाई मैं उस समय बालक था, मुझे लगता था इतने बड़े आदमी हैं, मंत्री हैं, तो कभी नमस्कार करता था, नमस्कार का वो जो जवाब देते थे वो बड़े अच्छे ढंग से मुस्कुरा के, क्या हाल चाल है, कभी कभी कंधे पे हाथ रखा। मुझे लगा यार नेता रिस्पॉन्स तो बढ़िया था मगर फिर भी जाके अपनी तरफ से क्या बात करूं। तो एक अपने संघ के वरिष्ठ प्रचारक थे, वो एक दिन उनके घर ले, फिर बातचीत, तरह तरह के विषयों के ऊपर चर्चा परिचर्चा, तो इस प्रकार से निकटता बढ़ती चली गई। और हम लोग भी कभी राजनाथ जी से मिलने जाते हैं, इतने प्रेम भाव से खिलाते पिलाते हैं, चाय पिलाएंगे, अरे ये आपने टेस्ट नहीं किया, ये भुजिया जो है वो फलाने जगह से आई है, खाइए। तो उनमें जो आज भी वो विनम्रता है वो स्पष्ट तौर नहीं, पर और सबसे बड़ी बात है भाई, हम तो बहुत छोटे थे, एक जनरेशन का डिफरेंस है उनसे, मगर फिर भी मान सम्मान इतना दिया, उसकी वजह से मेरे मन में थोड़ा अलग प्रकार का भाव डेवलप। राजनीतिक लाभ हानि अलग रही हो, ऐसा नहीं कि कोई बहुत सारा मुझे उनके टाइम में बहुत राजनीतिक लाभ प्राप्त कर ली है, ऐसा नहीं, मगर मान सम्मान मिला, तो उस कारण से वो भाव एक बढ़ता connect चला बन गया। गया। हाँ, तो ये बताइए, जब आप पॉलिटिक्स की तरफ आपका रुझान बढ़ने लगा, माता पिता आपके शिक्षक थे, आप इंजीनियरिंग कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, तो उन्होंने भी शायद सोचा होगा कि बेटा हमारा इंजीनियर बनेगा। वो अचानक पॉलिटिक्स में जाने की बातें करने लगा, तो घर में रिएक्शन क्या था जब आपने पहली बार कहा कि मुझे अब पॉलिटिक्स में जाना है? नहीं देखिए, पॉलिटिक्स में तो मैं, जिसे कहते हैं एक्टिव पॉलिटिक्स में, तो बहुत लेट में आया, मगर देखिए आधार कैसे बनते चले गए मैं बताता हूँ। 1987 में अप्रैल के महीने में अयोध्या में एक रैली हुई, क्योंकि फरवरी 86 में ताला खुल गया था। वो रैली हुई राम मंदिर निर्माण के संकल्प को लेकर। मैं समझता बीटेक में आ गया था। अब आप समझिए, हमारे यहाँ सेशनल एग्ज़ाम होते थे, तो 20-20 नंबर के 3 सेशनल होते थे, 40 नंबर का वो होता था फाइनल। अब साहब, अगर आप उस रैली में जाएंगे पार्टिसिपेट करने, तो सेशनल एग्ज़ाम मतलब जिनको आप मिड सेमेस्टर या उस ढंग से कहते हैं, वो पूरी एक सीरीज़ आप छोड़ के जा रहे हैं, आप 20 में 0 हो जा रहे हैं। इसका मतलब एक एक ग्रेड तो आप हर सब्जेक्ट में लूज़ कर रहे हैं। तो हमारे बहुत से फ्रेंड्स ने कहा, यार ये क्या कर रहे हो भाई, तुम जिस काम के लिए यूनिवर्सिटी में आए हो वो काम इम्पोर्टेंट है कि ये सब क्या तुम राम मंदिर के उसमें अयोध्या जा रहे हो इतनी दूर। तो मैंने कहा कि बिल्कुल सही बात है कि जिस हेतु से विश्वविद्यालय में आए वो बहुत इंपॉर्टेंट कार्य है। उससे ज़्यादा बड़ी बात यह है कि किस हेतु से समाज में आए, उससे बड़ी बात है किस हेतु से राष्ट्र में आए हैं, और उससे बड़ी बात है कि किस हेतु से संसार में आए हैं। जो गीता में एक श्लोक है ना, तजेत एकम कुलस्यार्थे ग्रामार्थे कुलम तजेत, राष्ट्रार्थे ग्राम तजेत, आत्मार्थे पृथ्वीम तजेत। तो खैर कई लोग उससे सहमत नहीं थे, हाँ, मगर जब आए तो थोड़ा बहुत तो ये लगता है कि भाई आप एग्ज़ाम छोड़ के आए। मगर तो ये सिर्फ दोस्तों ने कहा कि घर वालों ने भी कहा कि पढ़ने भेजा, तुम कहाँ राम मंदिर के कार्यक्रम में जा रहे हो? नहीं, पर ऐसा कोई बहुत विरोध मतलब बहुत विरोध नहीं हुआ। यद्यपि कहा गया भाई पढ़ाई पर ध्यान देते रहिए, परंतु क्या था कि थोड़ा सैद्धांतिक सांस्कृतिक विषयों पे बौद्धिक वातावरण घर में पर्याप्त था, तो इन सारी विषयों के ऊपर भी एक मतलब एक छूट थी, और इस कारण से वो विचार हमारा धीरे 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 बढ़ता चला गया। फिर क्या हुआ, अब जिसे आप कहेंगे एक्टिव पॉलिटिक्स में, मैंने कहा कि जब पास आउट हुए तो हम एक संघ के बहुत सीनियर प्रचारक थे, उन्होंने कहा कि भाई आप इस समय अपना जो काम कर रहे हैं उसके अलावा शाम को थोड़ा समय दीजिए, 2 घंटा बैठिए विश्व संवाद केंद्र पे। वहाँ बैठने लगे, वो विषय आगे बढ़ गया। जो मैंने बताया, जैसे अब
राजनाथ जी से मुलाकात हुई तो एक दौर था जब वो थोड़ा राजनीति में साइड लाइन थे, 94, 95, 96। तो मैं चला गया। फिर क्या मेरे साथ क्या स्थिति हुई, एक बड़ी मज़ेदार बात बताऊं। मैं जब पास आउट हुआ तो मैं सिविल सर्विसेज देना चाहता था। उस साल मेरी उम्र नहीं थी, क्योंकि 1 अक्टूबर को आपके 21 साल पूरे होने चाहिए, 21 साल पूरे नहीं। तो मैंने कहा इस साल तो फॉर्म ही नहीं भर सकते, अब क्या करें। अब फॉर्म अगले साल भरेंगे, तो आप फॉर्म जब भरते हैं उसके अगले साल मई जून में होता था वो प्रीलिम्स, तो 1 साल का तो प्रोसेस है। अब मैंने कहा 2 साल तो घर पे नहीं बैठ सकते इंजीनियरिंग करके, मतलब आप एक एग्ज़ाम के लिए 2 साल घर बैठे रहे, तो क्या करें। तो मन में आया कि कोई ऐसी जॉब कर लेते हैं जिसमें पढ़ाई भी करते रह सकें। अगर हम प्योर प्रोफेशनल और प्राइवेट की जॉब में चले जाते तो हो सकता है फिर पढ़ाई करने का मौका नहीं मिलता। तो उस समय चित्रकूट में विश्वविद्यालय खुला, नानाजी देशमुख उसके पहले चांसलर बने थे। तो मुझे एक संघ के प्रचारक थे, उन्होंने कहा कि वहाँ चले जाइए। तो मैंने भी सोचा चलो भाई ठीक है, वहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे, पढ़ाई भी होगी और तैयारी भी करते रहेंगे। वहाँ जाके नानाजी से निकटता हो गई, वीसी के टेक्निकल एडवाइज़र बन गए। फिर क्या हुआ कि जब मैं लखनऊ आता था तो उस समय राजनाथ जी थोड़ा वैसी अलग स्थिति में थे, तो उनके साथ घंटों घंटों बैठ के बात होती थी। तो वहाँ नानाजी से बात करता था, यहाँ राजनाथ जी से बहुत निकटता थी। फिर वो जब यूपी के अध्यक्ष बने तो उन्होंने कहा भाई मेरे साथ ज़्यादा समय दीजिए। तो एक प्रकार से मुझे लगा चित्रकूट में मैं जो कुछ सीख रहा था, बाद में मैं महसूस करता हूँ शायद भगवान मुझसे नेट प्रैक्टिस करा रहे थे। अब जब मैं रेट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस करता हूँ कि भाई बड़े मैच में उतरने से पहले नेट प्रैक्टिस कर दो, बहुत अनुभव हुए, खट्टे मीठे भी हुए। ये भी लगता है कभी कभी आपने किसी का साथ दिया और वो आपको कैसे धोखा दे रहा है। ये सब जीवन की परिपक्वता आती है, किस बात को फेस वैल्यू पे लेना चाहिए, किसको नहीं फेस वैल्यू पे लेना चाहिए, इत्यादि इत्यादि। फिर जब राजनाथ जी के माध्यम से इधर बीजेपी के अंदर ज़्यादा एक्टिव होना शुरू हुआ तो मुझे लगा कि शायद, अब मैं थोड़ा फिलॉसफर टाइप का आदमी हूँ, मुझे लगा शायद नियति मुझे संकेत दे रही है कि इधर ही की तरफ जाना चाहिए। तो मैंने कहा जो भगवान करें, मतलब मैं उस सिद्धांत में विश्वास रखता हूँ, तुलसी जस होतव्यता तैसे मिले सहाय, और आप न जावें ताही पर ताही तहाँ ले जाए। कुछ लोगों को लगेगा कि आप भाग्यवादी बात कह रहे हैं सब, मैंने कहा भाग्यवादी नहीं कर रहा हूँ। आप पूरी ईमानदारी से अपना परिश्रम करिए, परंतु रिजल्ट आपके एक फैक्टर पर निर्भर नहीं करता, एन नंबर ऑफ फैक्टर्स पर निर्भर करता है। और जो भी लोग कम से कम 40-45 की उम्र क्रॉस कर गए होंगे, जो 60-70 के होंगे, जरा रेट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस करें, जीवन का हर निर्णय आपके हिसाब से हुआ है नहीं, परिस्थितियों ने बहुत सी ऐसी हालात उत्पन्न किए कि आप उसके हिसाब से एडजस्ट करें और आप चलते चलते यहां तक है। इसीलिए निष्काम कर्म की बात कही गई है, कर्महीनता की बात नहीं कही गई है हमारे यहां। निष्काम कर्म करो, ईश्वर पे विश्वास रखो, क्योंकि फल जो है वो एन नंबर ऑफ फैक्टर्स पे है, वो आपके एक सिंगल फैक्टर पे नहीं है। मैंने कहा ठीक है, मेरी नैया तेरे हवाले प्रभु, अब पग पग तू ही संभाले। तो सुधांशु जी, ये जो दौर था आपका, उसमें आपका स्ट्रगल क्या था? जैसे कई लोग सुनाते हैं कि खाने को पैसे नहीं थे, रहने की जगह नहीं थी, बहुत स्ट्रगल किया, लाठी डंडे आपने भी खाए हैं क्या पॉलिटिक्स में? आपका स्ट्रगल क्या रहा है? देखिए, मेरे साथ स्थिति बिल्कुल अलग थी। मैं इंजीनियरिंग की डिग्री थी, उसके बाद मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बन गया। ऐसा भी नहीं था, माताजी पिताजी दोनों कॉलेज में लेक्चरर थे, तो मैं ये कहूँ कि कोई इस प्रकार का स्ट्रगल था कि बड़ी आपने आर्थिक विषमता देखी, ऐसा नहीं था। एक एवरेज मिडिल क्लास और स्लाइटली अबव मिडिल क्लास की जो स्थिति होती देखी। हाँ, मगर हम लोगों ने दूसरे प्रकार की समस्या देखी। साहब, जब हम इंजीनियरिंग में पढ़ते थे, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नाम पे वो नहीं मिलता था कमरा, सॉरी हॉल प्रोग्राम करने। वो कहते साहब आप लोग आरएसएस के से जुड़े हुए ऑर्गेनाइजेशन है, कांग्रेस उस वक्त के लोग नहीं देते थे? हाँ, नहीं देते थे। मगर अब वो लोग हमारे, मतलब जो संघ और विद्यार्थी परिषद के लड़के होते थे, उनके आचरण से वो लोग प्रभावित रहते थे। जैसे उदाहरण के लिए मैं एक छोटी सी बात कहूँगा, उस दौर में किसी को अन्यथा लग सकता है। जो कार्यक्रम आयोजित होते थे वो बेहद अनुशासित होते थे, यहां तक कि सामान्यतः उस जमाने में एक बात मानी जाती थी कि लड़के लड़कियां साथ साथ आएंगे, कार्यक्रम समाप्त होगा, कुछ ना कुछ अवांछनिक गतिविधियां होती रहती थी जिसकी कहीं ना कहीं शिकायत जाती थी। विद्यार्थी परिषद और संघ के कार्यक्रमों में आते थे और सब एकदम, कोई एक शिकायत नहीं आती थी, किसी भी लड़की को कभी कोई मतलब आपत्ति करने का भी मौका, सब लोग इतने वो रहते तो लोग कहते थे आप लोग हो तो अच्छे, तो आप ऐसा करो, आप किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे ले लो तो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे लेके काम चलाओ। फिर थोड़ा चेंज आया, तब उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, आप अलॉट तो करवा लो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे, कर लो विद्यार्थी परिषद के
बैनर पे, कोई आपत्ति करेगा तो देखेंगे। मगर फिर देखिए साहब, बदलाव आया। 1989 में वीपी सिंह की सरकार आ गई बीजेपी के सपोर्ट पे। अब तो साहब वो उद्घाटन करने के लिए भी तैयार विद्यार्थी परिषद का स्टॉल। तो ये मैंने एक बदलाव देखा। फिर मैंने देखा जब नानाजी देशमुख के साथ थे वहाँ पर चित्रकूट में, तो कांग्रेस की सरकार आई, तो यूनिवर्सिटी को कैसे डाइल्यूट किया जाए, डैमेज किया जाए, उनके मन में आ गया अरे ये तो ऐसा नहीं, आरएसएस वाले अपना आइडियोलॉजिकल सेंटर बना रहे हैं। तो उसके लेकर संघर्ष, फिर जाके वहाँ उन लोगों को मिलके कन्विंस करना, फिर देखना कि उनके मन में पूर्वाग्रह है, फिर किसी के ऊपर आरोप लग गए, किसी पे इंक्वायरी कमेटी सेटअप हो गई, तो कहीं कोई हम लोगों के पीछे लगे कि साहब इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, तो आरएसएस के आदमी हैं, फलाना ढिमाका, वो सब हम लोगों ने काफ़ी झेला। तो यानी सुधांशु जी, बहुत लोग ये नहीं जानते होंगे, आपके माध्यम से आज उनको पता चल रहा होगा कि आरएसएस से युवा न जुड़े और वो विचारधारा आगे न बढ़े, इसके लिए सरकारें जो हैं वो एक तरीके से जो यूनिवर्सिटी में छात्र नेता तैयार होते हैं या छात्र राजनीति होती है उसको कंट्रोल कर रही थी। नहीं, मतलब मैं ये भी कहूँगा, मैं कोई इसका डिटेल नहीं दूंगा इस समय, मगर ये दौर भी आया कि आपका प्रमोशन ना हो, सिलेक्शन ना हो तो एक चीज़ है, आपका सस्पेंशन कैसे हो जाए, मतलब नौकरी में भी। हाँ, कि मतलब आपको हटाया कैसे जा सके, उसके भी आधार बनाने का प्रयास किया गया कि भाई ये तो ज़्यादा स्ट्रांग आरएसएस का आदमी है, ट्राई टू फाइंड अ वे आउट हाउ इट कैन बी रिमूव्ड। और लोग कहते हैं कि डिक्टेटरशिप आज चल रही है। अरे वो तो, अब देखिए डिक्टेटरशिप की तो मैं जो बात कहना चाहता हूँ, जिन पार्टियों ने अपनी पार्टी में ही टोटल, अब एक शब्द कहूँगा डिक्टेटरशिप पे, डिक्टेटरशिप का सबसे बड़ा पर्याय कौन माना जाता है? हिटलर। तो मजरू सुल्तानपुरी एक आर्टिकल लिखते हैं कि नेहरू की स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग में हिटलर की झलक मिलती है और वो हिटलर के चेले जैसे नजर आते हैं, और 2 साल जेल। मोदी जी के टाइम में, बहुत खराब शब्द है, बोलना नहीं चाहिए, हिटलर की मौत मरेगा, मौत के प्रकार बताए जाते हैं, मर जा मोदी, कब्र खुदेगी, मोदी के टुकड़े टुकड़े कर देंगे, और जलवाए जलाल से घूमते हैं। कौन हिटलर चाहिए भाई? हिटलर के लिए आर्टिकल लिखा कि हिटलर से आपकी स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग मैच खा रही है, 2 साल की जेल, और हिटलर की मौत बताने के बाद जलवाए जलाल के साथ घूम रहे हैं और फिर कहते हैं ये हिटलर चाहिए। तो मुझे लगता है एक दौर था जब लोग भ्रमित कर लेते थे, आज इतने फैक्ट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि बहुत सारे फैक्ट्स गलत भी अवेलेबल हैं, सोशल मीडिया में बहुत सारे मिसरिप्रेजेंटेशन है, कुछ फैक्ट्स गूगल पे भी मैं ऐसा नहीं कहता सारे सही है, मगर फिर भी अगर कोई ईमानदारी से सोच ले और 4-5 घंटे भी ढंग से डेप्थ में जाए तो लगभग 80% ट्रुथ पर वो पहुंच सकता है, सारे फैक्ट्स को मैच करते हुए। सबको पता है किसके ज़माने में हिटलर है। हिटलर चाहिए वो नहीं थी, हम लोग बहुत बच्चे थे, 1980 में कांग्रेस दोबारा जीत के आई, आज की पीढ़ी को पता ही नहीं होगा। 9 राज्य सरकारें इसलिए बर्खास्त कर दी गई कि वो अपोजिशन की थी, और रीजन क्या दिया गया? क्योंकि केंद्र में आपकी पार्टी हार गई है, तो यू हैव लॉस्ट द मॉरल राइट टू रूल इन द स्टेट, और वो हिटलरशाही नहीं है। अच्छा ये बताइए, ये घटना तो शायद बहुत से लोगों को ध्यान होगी, 6 दिसंबर 92 को विवादित ढांचा गिरा, उत्तर प्रदेश की सरकार बर्खास्त कर दी गई। चलिए एक बार हम मान सकते हैं, ये हिमाचल, राजस्थान, मध्य प्रदेश क्यों? सिर्फ इसलिए कि वो बीजेपी गवर्नमेंट है, उनका क्या लेना देना था जो कुछ यूपी में घटित हो रहा था? ये हिटलरशाही नहीं थी। और आज डिजिटल एरा है, आप जाके देख लीजिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति सर्वाधिक अपशब्दों का प्रयोग, घटिया से घटिया शब्दों का प्रयोग अगर पिछले 15-20 सालों में अपोजिशन के लीडर्स ने किया होगा, मर्यादा के समस्त प्रतिमानों को ध्वस्त करते हुए, तो मोदी जी के खिलाफ, और उसके बाद कहते हैं कि साहब हिटलरशाही चल रही। मुझे लगता है कि सुधांशु जी, आपने एक बहुत लंबा अरसा राजनीति में देखा है। अगर मैं आरएसएस की बात करूं, संघ की, क्योंकि उसकी बहुत चर्चा नहीं होती, एक इमेज ये बना दी गई है कि संघ जो है वो देश को तोड़ने का प्रयास करता है, वो हिंदू राष्ट्र बनाने का प्रयास करता है। आपकी नज़र में संघ क्या है और संघ का स्ट्रगल क्या है जो आपने करीब से देखा है? कुछ तो आपने बताया, लेकिन संघ जहां आज पहुंचा हुआ है उसका स्ट्रगल आपने क्या देखा और आपकी नज़र में संघ क्या है? देखिए, संघ का स्ट्रगल समझना है जैसे आज की युवा पीढ़ी को, तो एक थोड़ी सी झलक वो इस बात से समझ ले कि मोदी जी ने अपना जीवन कैसे शुरू किया। एक बहुत साधारण परिवार, चाय बेचते हुए, उनकी माँ, उनकी पूज्य माता जी के विषय में उन्होंने स्वयं बताया कि उन्होंने दूसरों के घरों में जाके बर्तन तक साफ किए। फिर ऐसा एक व्यक्ति संघ में आता है
और फिर वो सारे जीवन के स्ट्रगल लेते हुए आगे बढ़ता है। संघ के प्रचारकों का जीवन कैसा होता था, जिन्होंने नहीं देखा, उनके लिए मैंने कहा कि कम से कम मोदी जी का तो जो लाइफ स्केच है या बाद में आज थोड़ा बहुत लोगों को पता है, आप उससे अंदाज़ा लगाइए। अब मैं बताता हूँ संघ ने का बेसिक रोल क्या था। मैं आज आपसे बात कहूँ कि बहुत मुश्किल है एक ऐसा आदमी तय करना जो कहे मैं पूरी जिंदगी सेक्रीफाइस करने के तैयार हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, डिस्पाइट बीइंग वो हाईएस्ट और सबसे शानदार क्वालिफिकेशन रखता हो। जैसे मैं आपको बताऊं, हम लोगों के टाइम में इंजीनियरिंग में ये था कि 5 में से 4 जीपीए अगर आपका नहीं है, यानी 75% मार्क्स मिनिमम नहीं है, तो आप संघ में कोई पदाधिकारी नहीं बन सकते। कार्य करिए, अपना काम करिए। क्यों? हम लोग ये मानते थे कि आप एक रोल मॉडल के रूप में दिखने चाहिए ना छात्रों के बीच में। अब अगर आप खुद ही मार्क्स कमा रहे हैं, आप क्या दूसरे लोगों को समझाएंगे? दूसरा, इस पर संघ का ये भी कहना था, भाई इसका मतलब आप जो इस मूल काम के लिए आए हैं, पहले उसमें इतना एक्सेल कर लीजिए कि फिर आपके पास समय है अलग दूसरा काम करने का। तो वो फिर आपका व्यक्तिगत आचरण। देखिए, मैं एक और बात कह रहा हूं, अब इसको कोई भी व्यक्ति सिगरेट पीता हुआ, शराब पीता हुआ नजर नहीं आता था उस ढंग के व्यक्ति, क्योंकि आप कुछ अलग नजर आए। ठीक है, छात्र जीवन में सभी लोग ये सब करते थे, पर बाद में लोग उसको रिस्पेक्ट भी करते थे। नहीं साहब, ये सब कुछ क्योंकि आपको कोई चीज करने का अवसर नहीं मिला, एक चीज है, और यह है कि मैंने करना नहीं चाहा, तो आप परिवार से अलग रह रहे हैं, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। आप अपने कमरे में बैठ के सिगरेट पी रहे हैं, आप कमरे में बैठ के शराब पी रहे हैं, कौन रोकने वाला है? अब अगर आप नहीं कर रहे हैं तो स्वयं प्रेरणा से कर रहे हैं। पहले तो ये कि वो घर में थे यार, क्या बताएं, वो पिताजी देख लेंगे घर में दारू की बोतल कैसे लेके आऊं, हॉस्टल में तो कोई रोक नहीं है। यहां से एक बात आती है, और मैं बताता हूं संघ किस प्रकार से चीजों को। जब डॉक्टर हेडगेवार ने इस विषय को सोचा, तो उन्होंने सोचा कि समाज के अंदर बदलाव कैसे आएगा। तो समाज के जो भिन्न भिन्न डायमेंशंस हैं, उन सब में कार्य करने के लिए ऐसे डिवोटेड लोगों की एक पूरी फौज तैयार की गई। अब आज मैं आपसे पूछूं कि सबसे प्राइमरी चीज एजुकेशन है। सबसे बड़ा संगठन जिसके सबसे ज्यादा स्कूल हैं, 30,000 स्कूल हैं, सरस्वती शिशु मंदिर, वो संगठन है विद्या भारती, दैट इज एन आरएसएस एफिलिएट। पूरे वर्ल्ड में कोई एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसा नहीं इसके 30,000 स्कूल हो, आरएसएस एफिलिएट। नाउ कम्स सबसे बड़ा विद्यार्थियों का संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, इन टर्म्स ऑफ मेंबरशिप बिगेस्ट। अब उस फील्ड में आए। अब आप आइए, सबसे बड़ा मजदूरों का संगठन भारतीय मजदूर संघ। ठीक है, कंबाइंड स्ट्रेंथ ऑफ लेफ्टिस्ट ट्रेड यूनियन ज्यादा होगी, पर सिंगल ट्रेड यूनियन जिसकी सबसे ज्यादा संख्या है, भारतीय मजदूर संघ। किसानों के बीच में किसान संघ। अब अगर आप देखें वनवासी क्षेत्रों में कौन काम करता है? कोई नहीं काम करना चाहता जाके इंटीरियर में, सिवाय मिशनरीज के जो दूसरे मोटिव से जाते हैं, उनको पैसा मिल रहा है, बैकिंग मिल रही है, ये मिल रहे हैं। वरना उन क्षेत्रों में जाकर और खतरे उठाना कि नक्सलियों से खतरा, तो दूसरे प्रकार के लोगों से खतरा, अनेक लोगों ने अपनी जिंदगी दे दी। अगर आज सबसे बड़ा संगठन काम कर रहा है ट्राइबल एरियाज में, तो वनवासी कल्याण आश्रम, दैट इज एन आरएसएस एफिलिएट। अब आप आइए, यह देश तो बहुत बड़ा देश है जिसमें धर्म का बड़ा महत्व है, तो सबसे बड़ा धार्मिक संगठन विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस ऑर्गेनाइजेशन। अब आप आइए, सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी और एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी जिसने जनसंघ के रूप में शुरू होकर अपना कद कांग्रेस से बड़ा कर लिया। एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी जिसने एक ऐसा नेता दिया, क्योंकि संघ कहता था हम चरित्र निर्माण करते हैं, व्यक्ति का निर्माण करते हैं, एक ऐसा नेता दिया जिसने कांग्रेस पार्टी को, 138 साल पुरानी पार्टी को, मोदी जी के रूप में पूरा किनारे कर दिया और देश को और वो कहां पहुंचाया। तो अगर आप देखें तो एक बहुत व्यापक स्तर पर समाज के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में सकारात्मक भूमिका कैसे निभाई जा सकती है। दलित बस्तियों में काम करने वाला सबसे बड़ा संगठन सेवा भारती। अगर एकलव्य विद्यालय, एकल विद्यालय, वो ट्राइबल्स जिसमें जहां पर कि स्कूल रखना नहीं संभव है, केवल 1 या 2 बच्चे, कौन पढ़ाएगा जाके उनको? उनके बीच में अगर आप देखें तो इवन इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस। तो मैं कहना चाहता हूं कि और यहां पे एक और बात, लोग कहते हैं साहब आरएसएस का बड़ा बीजेपी से कनेक्शन है। बिल्कुल साहब, हमारे तमाम शीर्ष नेता हैं, सब संघ से निकले, संयोग से हमारे दोनों प्रधानमंत्री संघ के पूर्णकालिक प्रचारक रहे, अटल जी भी और मोदी जी भी। मगर अंतर क्या है कि सिर्फ जैसे कहते हैं ना, आप यूनिवर्सिटी से निकले हैं, तो अब यूनिवर्सिटी आपको गाइड थोड़ी करती है।
आपने वहां से शिक्षा ली और आप अपना काम करना शुरू कर देते हैं। तो इसमें बीजेपी से सिर्फ इतना लिंक मैं कहूँगा कि मेरे हिसाब से संघ के संभवतः 4000 के आसपास कुछ 100 पूर्णकालिक प्रचारक हैं, और जो बीजेपी में काम कर रहे हैं मे बी 50 और समथिंग। तो यू कैन मतलब हैव एन इम्प्रेशन कि व्हाट इज द स्कीम ऑफ थिंग, मगर वो काम कैसे करते हैं। अगर मैं आपसे कहूं, इस देश में 2 ही प्रधानमंत्री हुए जिनके प्रधानमंत्री बनने से पहले जनता ने कहा यह प्रधानमंत्री होना चाहिए। एक अटल जी, 10 साल पहले से लोग कहते थे ये होना चाहिए। मोदी जी 2007 के बाद का एक सर्वे उठा के देख लीजिए जिसमें 50% से कम लोगों ने रेटिंग कही हो। और 2012 के बाद तो राह चलते किसी से पूछिए तो कहता था मोदी जी प्रधानमंत्री होने चाहिए। ये क्वालिटी कहाँ से आती है? संघ से। वो डेडिकेशन ये कहाँ? वीडियो स्टॉप कर दे। सुधांशु जी आज बता रहे थे कि किस तरह वो संघ में आए। एक मिडिल क्लास फैमिली से रिलेशन ताल्लुक था। माँ बाप जो थे इनके प्रोफेसर वो लेक्चरर थे। तो साफ है कि इनको एजुकेशन के मामले में या किसी इस तरह के कोई मामले में कोई दिक्कत नहीं है। या होता है ना कि स्टूडेंट लाइफ में अक्सर स्ट्रगल होता है, बंदे का मुश्किल हालात होते हैं, वो वैसा उन्होंने कोई फील नहीं किया। लेकिन उस ग्रुप को ज्वाइन करके थोड़ी सी वो दिखते आते थे क्योंकि भाई साफ है कि क्योंकि सरकार उस समय इजाजत नहीं इजाजत नहीं देती, देती। सरकार ने बैन लगा रखा बैन था। लगा रखा था। और ब्रिटिश के टाइम पे भी, ये 1925 में उन्होंने जवाब उन्होंने बनी भी थी। लगा रखा था। ब्रिटिश ने भी बैन रखा है। और ये साफ है कि भाई आरएसएस की बात करें तो ज्यादा बढ़ावा जो है जो वो बीजेपी के जीतने के बाद ही ज्यादा हुआ है। जब पार्टी उनकी थी, जब पार्टी जीती उसके बाद जो है वो ज्यादा पावर में हो। इनकी बात जो मैंने पकड़ी है वो कहना ये चाह रहे थे कि मैं खुद इस जमात में या संघ में शामिल बिल्कुल नहीं होना चाहता था। मुझे भगवान की तरफ से ऐसी कड़ियां होती थी कि मैं ऑटोमेटिक उनसे जुड़ मतलब जाता स्कूल था। कॉलेज में जाना और रेडियो में सुनाई यूपीएससी की तैयारी करना चाहते थे हाँ। लेकिन वो उम्र कम थी, बिल्कुल। नहीं जा पाए। और वो रेडियो में वो- समझा वो- वही वो- रहता था कि वो- वो- कुछ कड़ियां ऐसी बन जाती थी कि मैं ऑटोमेटिकली इसी जमात से जुड़ता चला गया। बिल्कुल वो जुड़े। हालांकि वो कह रहे थे कि मेरा खुद का शौक नहीं था सियासत में आने का। कोई ताकत थी जो मुझे इस तरफ धकेल कर इस तरफ लेकर आरएसएस आए। के बारे में भाई हम पाकिस्तान में तो काफी गलत खबरें भी होती हैं और ग्रुप तो बोलता है भाई आरएसएस दहशतगर्द जमात है। लेकिन एक चीज है, आरएसएस की मैं बात करूं तो भाई ये कंट्री के हक में है। वो आपके देखने की नजर है कि आप किस नजर से उसको देख देख भाई अब एक जमात है जो इस्लाम को रिप्रेजेंट कर रही है, बिल्कुल। मुसलमान उसको क्या कहेंगे, अच्छी जमात है, इस्लाम का प्रचार कर रही है। और अब जो गैर मुस्लिम है वो अपनी नजर से जब देखेंगे सिर्फ मुसलमानों के लिए बात करते हैं, इंसानियत की तो बात ही नहीं करते हैं, तो उनको फिर थोड़ा सा। और ये शुरुआत में इसका मकसद भी यही था कि ये क्रिश्चियन और मुस्लिम को काउंटर करने के लिए बनाएगी। क्योंकि देखो मुस्लिम आए इधर रूरल वो उन्होंने इधर बहुत ज्यादा इस्लाम फैला दिया। क्रिश्चियन आए उसके बाद क्रिश्चियन भी काफी तादाद में फैले। यानी कि मजहबी जमात है अपने मजहब की हिफाजत के तो लिए ये बनाई गई हम अपने प्रोटेक्शन के मत की लिए। हिफाजत के लिए। क्योंकि भाई बहुत सारे ऐसे लोग थे जो भाई अपने धर्म को भूल चुके थे। अब ये मैं कहता हूँ बड़ी हिम्मत की बात है कि उनको इकट्ठा इकट्ठा किया और ये देख रहे हैं कि आज भी उनके आज देख रहे हैं अंदर आरएसएस दुनिया की सबसे तगड़ी जमात बनती है। बिल्कुल है। और ये फेलियर नहीं, मैं तो इसको भाई साहब एकता को जब नहीं। सावधान है कि एकता में ज्यादा वही ताकत तारक है। बात वही आ गई ना कि आप किस नजर से देख रहे हैं। अब जब पाकिस्तान में कोई बंदा एक मुस्लिम देखेगा तो वो कहेगा कि भाई साहब हिंदुत्व को प्रमोट कर रहे हैं, हाँ। हिंदुओं को अपने आगे धर्म लेकर को जाए। promote और कर रहे हैं। अगर उनकी ग्राउंड रियलिटी पर जाकर देखा जाए या फिर अपनी पर ही आ जाओ हाँ। तो मजहबी लेवल से देखा जाए तो फिर ठीक ही कर रहे हैं, अपने मजहब बिल्कुल ठीक ही अच्छा कर रहे कर हैं। यार इमरान और वो सारे करते हैं, हम भी करते हैं। इमरान खान के दौर में सिर्फ ना करते हैं। वो ब्लास्टमी पे वो एक दिन मुकर्रर किया गया कि ये जो है ब्लास्टमी के नाम पे दिन मनाया जाएगा। तो अच्छा, इमरान खान की कोशिश थी कि मैं मतलब का लीडर बोलो सभी जो या- स्टेट इनको ओआईसी का इजलास भी तक या- पॉपुलैरिटी में भी ठीक थी। पॉपुलैरिटी में हुआ ना। इस तरह वैसा मोदी साहब ने जो आरआरएस का जो भी है जो एजेंडे वो भाई साहब अपने स्टेट को लेकर अपने धर्म को लेकर बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। तो यार एक और भी चीज है, खामियां एक भी बजरंग होती दल है। से भाई साहब मैं बोलूंगा कई कि वो खामियां भी खराबियां करती है। वो कई जगह पे लोगों को यार ज्यादा मारपीट जो करती है। कट्टरवाद है ना, जिस तरह हर धर्म के अंदर है, वो मतलब दूसरे धर्म के लोगों को टारगेट करना
वो गलत चीज है भाई। बाकी नहीं, वहां पर फिर ये आ जाता है ना कि आपकी जो नेशनैलिटी है इंडियन होना है, तो चलो धर्म उनका दूसरा है तो वो भी इंडियन ही ना, वहां पर भी तो एकता दिखानी पड़ेगी ना भाई साहब। ये ऐसा तो नहीं कि सिर्फ एक जमात के पीछे आप धर्म ले लें, लेकिन ये भी तो नहीं देखना है ना। आरएसएस में मुस्लिम जमात भी है, एक मुस्लिम भी जमात है, सही। और एक देख लो कि कितने स्कूल कॉलेज वो खोल रखे हैं उन्होंने, 30,000 से ज्यादा। तो देखो कितने लोगों को एक लेबर फेडरेशन बोल रहे थे, वो भी सबसे बड़ी। और सबसे बढ़िया बात तो मुझे ये लगी कि मैं कहते वो कह रहे थे कि जब सब सारे कॉलेज टाइम पे अक्सर लोग लड़कियों को छेड़ते चाटते हैं, लेकिन जब आरएसएस का कोई फंक्शन प्रोग्राम होता था लड़कियों के साथ कोई बंदा बदतमीजी नहीं कर सकता। बजरंग दल की ये भी चीज मुझे अच्छी लगती है कि वो अक्सर ना वो फिर लड़कियों की प्रोटेक्शन के लिए तो कई जगह पे वो जोड़ों को तंग भी करते हैं कि आप इधर क्यों बैठे हो, निकल जाओ, ये हो रहा है वो हो रहा है, इस तरह की अक्सर वीडियो देखने को मिलती है। भाई साहब धर्म की तरफ जो भी जाता है वो इस्लाम को ले लो, कोई धर्म ईसाइयत को ले लो, वो इस चीज की इजाजत लेकिन ये भी ना, नहीं देता है। एक ये भी चीज है भाई, अब लेकिन कानून जो है मॉडर्न कंट्री का कानून जो है वो एक चीज की इजाजत दे रहा है, हाँ, तो फिर कोई वो बंदा कोई मजबूरी ताकत नहीं उसको- रखता कि भाई नहीं, उसको छेड़ा जाए। नहीं, यही बात है। बाकी भाई बात की कि शुरुआत में बल्किस बानो केस की बात हुई, वो राजीव गांधी के दौर में जो छेड़छाड़ के साथ हुई थी कि भाई डिक्टेटरशिप की भी बात हुई इसमें वीडियो में, कि इसमें कोई डाउट नहीं भाई साहब, इंदिरा गांधी हो या नेहरू हो, उन्होंने भी डिक्टेटरशिप वाला उन्होंने ताकत के कई जगह पे गलत इस्तेमाल किया है। राजीव गांधी की 400+ सीटें थी, उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला था उसको चैलेंज करके उसको रद्द किया, अपनी ताकत का गलत अपनी इस्तेमाल ताकत किया। का, हालांकि वो किस लिए था, मुस्लिम वोट हासिल करने के लिए। हाँ। आरफ मोहम्मद बहुत बड़े स्कॉलर भी हैं, पॉलिटिशियंस भी हैं हिंदुस्तान के, उनसे पूछा गया कि राजीव गांधी ने पूछा क्या ये जो 3 तलाक एक दफा में हो जाती है तो क्या ये सही है, उन्होंने बोला ये गलत है। सही, क्योंकि इस्लाम अदालत का फैसला ये जो आता ना, अदालत जो थी वो धर्म को उसने तो देखना होता है, वो धर्म को स्टडी करके जी। वो स्टडी करके उन्होंने फैसला किया कि ये जो एक दफा में 3 तलाक का मतलब है ये गलत है, ये तलाक है जा भी तलाक होगी, ये गलत है। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल ऐसा बोला कि ये गलत है, लेकिन राजीव गांधी ने उस फैसले को अपनी मेजोरिटी होने की वजह से मुसलमानों के साथ लेने, हालांकि हकीकत में जो इस्लाम को मुस्लिम जानते थे अदालत के खिलाफ वो किताबें पढ़ के फैसला करते हैं, लेकिन वो सिर्फ उठाया गया ना कि ये मुस्लिम मुसलमानों वोट के खिलाफ हो रहा है, मुसलमानों के खिलाफ हो रहा है। मुस्लिम वोट के जो होते हैं ना कट्टरपंथी, यार मैं वही कह रहा हूँ, ग्राउंड रियलिटी पर जिस मुसलमान को पता है कि इस्लाम ने तो ऑलरेडी मना कर रखा है, तो अदालत भी तो इस्लाम के मुताबिक ही लेकिन फैसला कर मेजोरिटी रही को है। पता नहीं था, वो यही सोच हाँ, रहे थे कि भाई हमारे चाहिए। चाइना लॉ में ये इंटरफेयर कर रहे हैं, हाँ। अनपढ़ थे लोग, उसका मिसयूज किया, Misuse राजीव गांधी ने किया। उसके बाद जनाब हिंदू भी भड़के, उसके बाद जो है वो सपोर्ट ज्यादा होनी शुरू हो गई बीजेपी की तरफ। सही। बाकी कुछ रैलियां भी निकाली गई थी जो राम मंदिर के लिए, उसकी वजह से भी स्ट्रांग होती गई बीजेपी। तो बाकी भाई कोई भी जमात हो अपनी, अगर वो जो है अपने धर्म को सपोर्ट कर रही है, बहुत बढ़िया चीज है, अपने लोगों को इकट्ठा करना चाहिए जो भटक जाए। लेकिन ये चीज भी तारा गया ना कि फिर कंट्री के खिलाफ आप नहीं जा सकते, मजहब को तो लेकर आप चल रहे हैं, हाँ, लेकिन जो बिल्कुल। कानून कंट्री ने बना रखे हैं ना उनके दायरे में रहकर चलना होगा तो ठीक है। स्टेट के लिए जो बेहतर है वो वैसे स्टेप लेने चाहिए, जिसमें भाई साहब एक और भी चीज है कि धर्मों के दूसरे धर्मों के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। अगर जी। पाकिस्तान में कोई नॉन मुस्लिम के साथ ज्यादती पाकिस्तान करता है ना, बदनामी इसलिए तो वो हुआ है। भाई साहब गलत है, हम उस चीज को भी कंडेम करते हैं। कितनी वीडियो देखी होंगी आपने हमारी, हमने कभी नहीं बोला कि भाई हिंदुओं के साथ गलत कोई कर रहा है तो भाई वो अच्छा कर रहा है, यार वो हमारे भाई पाकिस्तानी है, गलत चीज होती है हम उसको गलत बोलते हैं। पाकिस्तानी है ना भाई। तो यही चीज है, कहीं हिंदू भाई भी होंगे, ऐसी भी सोच हो जाती है कि कहीं मुस्लिम के साथ अगर कोई सरकार सख्ती कर रही है, वो कुछ होते हैं ऐसे ही इनको पेल के रखो। अब वो क्या करते हैं, कुछ सरकारें भी ऐसी माइंडसेट लोगों का कर देती है कि वो यही करती गई है, जो मुस्लिम है ये मुगलों के वंशज हैं, मुगलों ने हम पे राज किया, हम आज ये मुसलमानों को दबा रहे हैं, तो हम जो है वो भाई हिंदुओं का बदला ले रहे हैं। इतना तो भाई जदीद है, इन वो मुसलमानों अरबियों को की- काम करके वो बदला पूरा नहीं होने तो वाला। यार कौन सा ये अरबियों की औलाद है, भाई अपने ही कन्वर्टेड है ना, बिल्कुल है। कन्वर्टेड है। कितना है ना
अच्छा, बीच में डिक्टेटरशिप का भी आया था, वो बोला है भाई। सैनिक हो रहे थे जब वो कांग्रेस का दौर था, उस वक्त एक मौलवी ने बोला था इसके जो चाल चलन जो लिखा हुआ है वो है उसका हिटलर की तरह नेहरू जी ने 2 साल के लिए और मोदी सरकार को बोलते रहे और वो खुलेआम दंदनाते फिर रहे हैं, तो फिर डिक्टेटरशिप किधर आ गई? और डिक्टेटरशिप यही है कि इदारों को कंट्रोल किया जाए, फ्रीडम ऑफ स्पीच ना हो। अब ऐसा तो नहीं, अब ये डेमोक्रेसी का मतलब क्या है कि हर बंदे को अपनी बात रखने का हक होता है, आजादी होती है। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी मुकम्मल तौर पे नहीं है भाई साहब, सबको पता है। ये भाई अब देख ले, इंडिया में कोई प्रोटेस्ट होता है तो उसको जाने नहीं देते। ये एक इधर की प्रोटेस्ट मतलब घर का पीसफुल प्रोटेस्ट करने का हक है, रिस्ट्रिक्शन है। ये हिंदुस्तान का कानून कहता है कि पीसफुल प्रोटेस्ट करने का हक रखते हैं, हर कोई अपनी आवाज रखने का हक रखता है। लेकिन अगर उनको प्रोटेस्ट ही ना करने दिया जाए, गलत चीज है। वो पिछले दिन मैरम बलोच आई थी, हालांकि उन्होंने सिक्योरिटी दी भी रखी है, लेकिन कई जगह पे उनको रोका गया। कुछ इलाके हैं जहाँ पर इंडिया के लोग भाई की कितनी वीडियो देखी कि उनको स्पीकर उठा ले गए, उनको प्रोटेस्ट नहीं करने दिए। जब किसानों का प्रोटेस्ट आया था तो उस वक्त कितनी बड़ी, कितना तो पाकिस्तान और इंडिया का यार, इससे आप ना सिर्फ एक बात से, ये डिक्टेटरशिप वाला मामला है ही नहीं, यहाँ पर आप उसको कंपेयर भाई साहब, जब इदारों को कंट्रोल किया जाए। मैं समझता हूँ, मैं उन तमाम चीजों को समझता हूँ, लेकिन ये नहीं कि किसी के खिलाफ बयान देने से उसको 2 साल जेल होगी तो वो डिक्टेटर हो गया। हो सकता है उनके कोई और मामला हो। मतलब क्या है, आप भाई साहब अपने प्राइम मिनिस्टर का गिरफ्तार पकड़ सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि मेरे टैक्स पर कुछ चलता है। सरकारी नौकर होते हैं, हमने तो मतलब ही बदल दिया है। लीडर क्या होते हैं? लीडर क्या होते हैं? सरकार, ये हमारे नौकर होते हैं। और हमने उल्टा कर दिया, हम उनके नौकर हैं, वो हमारे राजा हैं। हमने आजकल उल्टा चला दिया। गाड़ी आ रही तो आम जनता को वो एम्बुलेंस को रोक देता है, रोड ब्लॉक कर देते हैं। एक नौकर के लिए ऐसा होता है, बादशाह के लिए होता है भाई साहब। ये तो बादशाह में भी ज्यादा होता है। हाँ, यूरोप में ऐसा नहीं है, ये चीज है। बाकी भाई उनके लीडर जो उनके बहुत बढ़िया काम भी देखे। कोविड के टाइम पे भाई साहब बगैर पैसे लिए लोगों के घरों तक राशन पहुंचाते रहे, उन्होंने ये काम किया है। आफत कोई आती रही है कंट्री पे, उस वक्त भी वो आगे बढ़ते रहे, एकजुट होकर काम करते लोगों की हेल्प करते रहे। भाई कंट्री के लिए जो अच्छा ये कर रहा है अच्छी चीज है वो भाई। अच्छी बात है। और कुछ जमातें हैं जो गलत भी काम करती है, जो वायलेंस, जिनके अक्सर वायलेंस जो सामने आ जाता है, भी नहीं आते, पीछे रहते। तो ठीक है, अगला पार्ट भी बोलेंगे तो उस पर भी हो जाएगा ये। और सुधांशु जी के काफी वीडियो देखी हुई है मैंने, लेकिन अब जो है थोड़ा सा मुझे RSS पे और थोड़ा और ज्यादा रिसर्च करनी पड़ेगी। फिर मैं अगला जो है वो कल पार्ट लाएंगे तो फिर बात होगी। तो ठीक है भाई, मिलते रहे वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत देंगे। अल्लाह हाफ़िज़।